बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। आम आवाम को दरपेश मसाइल, चाहे वो इलाकाई हों, सेहत के हों या फिर इंतज़ामी हों, रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सी ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन उन तमाम खबरों को हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम खबर क्या है में। आवाम को दरपेश उन तमाम मसाइल पर हम करेंगे बात और उनको लाएंगे ज़ेरे बहस। तमाम मसाइल का निकालेंगे हल। हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि हम आवाम की आवाज़ बन सकें, उनको दरपेश मसाइल को हुक्मरानों तक ले जा सकें और हर उस खबर को अपने प्रोग्राम खबर क्या है में शामिल करें जिनको छुपाया जाता है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी, नुमाइंदा खसूसी जावेद हुसैन इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि पेशावर से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश ने। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान रेलवे की, जहां गुज़िश्ता कई सालों से हम और आप पाकिस्तान रेलवे की खस्ता हाली का तज़किरा सुनते आ रहे हैं। कभी इंजन का मसला, तो कभी ट्रेन का पटड़ी से उतर जाना, तो कभी माली खसारा। गर्ज के मुसाफिरों को पेश आने वाले अनगिनत मसाइल हैं। रेलवे में सामान की चोरी एक मामूल का हिस्सा बन गया है और अफसोसनाक खबर तो ये है कि रेलवे का अपना अमला ही इन चोरियों में मुलव्विस पाया गया है। 22 अप्रैल 2024 को कराची आने वाले सामान में 3 मुसाफिरों का सामान चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया या फिर ऐसे ही मुसाफिरों का सामान ट्रेन से चोरी होता रहेगा? मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है, तफसीलात जानते हैं आज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी से। मंसूर, आखिर ये खबर क्या है और क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं, बताइएगा। देखिए मिस फरजाना, जैसे आपने कहा कि रेलवे खसारे का इदारा है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि खसारे में चलने वाला जो पाकिस्तान रेलवे है अब इखलाकी खसारे में भी चलने लगा है। उसकी असल वजह यह है कि यहाँ पर 2-3 ऐसे वारदातें हुई हैं जो सुन के बाहर से परेशानी, बाहर से शर्मिंदगी है। एक वारदात जो 12 फरवरी को पेश आया कि साहिवाल पावर प्लांट के लिए कोयला बाहर से बरामद किया गया। वो कोयला जब पोर्ट कासिम पहुँचता है तो पोर्ट कासिम पे रेलवे वालों की एक स्टेशन है छोटी सी, वहाँ पर वो कोयला लोड होता है साहिवाल के लिए। पोर्ट कासिम से कोटड़ी तक जो है 200 जो किलोमीटर का फासला है, वहाँ पहुँचने के बाद वो सारा कोयला जो पूरी बोगी है वो गायब हो जाता है, साहिवाल नहीं पहुँचता। 1-2 दिनों के बाद जो कंपनी जिसने कोयला इंपोर्ट करके साहिवाल पहुँचाना होता है, उन्होंने जब दरियाफ्त किया तो पता चला उनको कि कोयला जो आपका पोर्ट कासिम से कोटड़ी तक पहुँचा है तो बीच में एक फट्टा जो है वो टूट गया है, जिस वजह से पूरा कोयला जो है वो ज़ाया हो गया या गिर गया। अच्छा। तो जो कंपनी का मालिक था वो हैरान हो गया। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि बोगी के अगर दरमियान में फटा फट भी जाए तो कोनों पे जो जगह हैं वहाँ पर कोयला तो मौजूद होना रह जाना चाहिए था। मुझे बोगी तो दिखाएं, लेकिन उसको ना साइडों में कोयला रह जाना चाहिए था, या 20-25% चलो कोयला किसी न किसी सूरत में रह जाता। लेकिन जो हमारे सोर्सेज है उनका कहना है कि कोटड़ी तक कोई ऐसे एक दाना भी कोयले का वहाँ नजर नहीं आया। हालांकि होना तो ये चाहिए था, अगर कोयला गिर गया तो उस मालिक को लेके जाते, पटड़ी का विजिट कराते, कहते कि देखिए ये कोयला गिर गया है, तो उसके बाद समझ में भी आती। उन्होंने दरख्वास्त दी कि भाई ये तो मेरा कोयला चोरी हो गया, पूरी बोगी की बोगी में भी उन्होंने गायब कर दिया है। उसके बाद रेलवे की अथॉरिटीज़ ने इस पर इंक्वायरी बिठाई। जो हमारे सोर्सेज उनका कहना है कि जो इंक्वायरी करने वाले अफसर थे उन पर इतना प्रेशर पड़ा, उनको यहाँ तक कहा गया कि भाई रेलवे खसारे में है, मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और आप भी अगर इनके खिलाफ दे देंगे तो मसला हो जाएगा, इसको मामले को रफा दफा करें। और ये कोई नई बात नहीं है, ये रूटीन है। तो मुझे ये पता चला है कि उस इंक्वायरी का कोई ख़ास जो है जो मुल्ज़मान थे उनके बारे में आगाही नहीं दी गई, उन मुल्ज़मान को छुपाया गया है। अच्छा। इसके अलावा फिर एक और चोरी मंजर आम पे आ गई है, वो है 22 अप्रैल की, जो लाहौर से कराची के जो बिजनेसमैन हैं उनके जो सामान आ रहा है, जिसमें एक बंदे ने बताया है, उसने FIR हुई है, 3 FIR हुई हैं। एक ट्रेन की ग्रीन लाइन ट्रेन है जहाँ पर ये सामान आ रहा है, 3 FIR एक ट्रेन के उस पर गार्ड पे और अमले पे। उसमें एक बंदा कह रहा है कि मैंने लाहौर से तोते खरीदे थे, 3 बड़े डब्बे तोतों के, जब साहिवाल तक से लाहौर से खानेवाल तक जहाँ ट्रेन के डब्बे आए
तो एक गार्ड ने दूसरे को जब चार्ज दिया तो वो सील था पूरा डब्बा, उन्होंने एक दूसरे को चार्ज हैंड ओवर टेकिंग ओवर में लिख के दिया कि ये सामान मौजूद है, और डब्बे पे सील था। और जब खानेवाल से वहाँ पर रोड़ी तक वो ट्रेन जब उनके डब्बे आते हैं तो रोड़ी तक वो जो तोतों का एक डब्बा है वो गायब है। उसी ट्रेन में एक और मुसाफिर की एक और ताजिर ने FIR करवाई है रोड़ी पे कि मैंने वहाँ से क्रॉकरी जो बर्तन हैं वो लाहौर से ख़रीदे थे, तो 3 से 4 मेरे वो आ रहे थे बड़े कार्टन, उसमें एक कार्टन मेरा गुम कर दिया गया और कहा कि ये चोरी हो गया है। तीसरे ने भी यही बताया है कि एक गुलाम मुस्तफ़ा है, एक मोहम्मद जमील, एक मोहम्मद अशरफ, तीनों की मदियत में रोड़ी थाने में FIR दर्ज होती है। उसके बाद गार्ड गिरफ्तार होता है। गार्ड की गिरफ्तारी के बाद रेलवे के हुकाम जो है ना परेशान हो जाते हैं कि भाई अब कैसे इस मामले को रफा दफा करें। ठीक जी, तो मंसूर, देखा जाए तो कारोबार तो इस तरह से बिल्कुल ठप होके रह जाएंगे। किस तरह से रिलाई किया जाएगा रेलवे के ऊपर? जिस तरह सामान की तरसील जो है वो किस तरह से होगी फिर? देखिए, कारोबार ठप हो जाएगा। अब मोरली रेलवे जाके कहाँ खड़ा होगा, आप मुझे ये बताएं। चलो ये तो शुक्र है, अल्लाह ताला उनका भला करे जिन्होंने FIR ही कराई। 3 FIR एक गार्ड पे एक ही ट्रेन के हुई हैं रोड़ी थाने में। 2 FIR 28 अप्रैल को और एक FIR 29 अप्रैल को हुई है। गार्ड गिरफ्तार हुआ। उसके बाद जो उनके अमले के जो लोग थे, यूनियन वालों, उन्होंने प्रेशर देके गार्ड से तफ्तीश होने नहीं दी। कहा कि अगर आप इनसे तफ्तीश करेंगे, सख्ती करेंगे तो हम रेलवे जाम कर देंगे, हम पूरे पाकिस्तान में रेलवे चलने ही नहीं देंगे। तो मंसूर, अगर मुल्ज़िमान को इस तरह से छुपाया जाएगा, उन्हें शील्ड फराहम की जाएगी, तो फिर जिम्मेदारान का तयन कैसे होगा? मुझे यही तो हैरानगी है कि पाकिस्तान रेलवे जो माली खसारे में है, लेकिन अब अखलाकी खसारे में, कानूनी खसारे में भी है कि आप इस तरह से लोगों की अमानतें हैं। देखिए, रेलवे में जो चीज़ें आ रही हैं वो आपके पास अमानत है, उन तक पहुंचाना, घर तक पहुंचाना, उसके स्टेशन तक पहुंचाना आपके ज़िम्मे है। आप अमीन हैं, आप सादिक हैं। किस तरह के आप अमीन और सादिक हैं कि आपकी जो चीज़ें आ रही हैं आप रास्ते में डब्बे के जो है ना कार्टन के कार्टन गुम कर दे, तो मुझे बताएं कौन आप पे यकीन करेगा? बिल्कुल। तो मंसूर, इस तरह से जिस तरह से चोरियां की जा रही हैं, माली खसारा तो एक तरफ है, जिस तरह से आपने कहा कि इखलाकियात का खसारा को कैसे फिर पूरा किया जाएगा? बिल्कुल नहीं पूरा जाएगा। ये तो शुक्र करें कि 2-3 चोरियां हमारे पास आ गई हैं, हमें सोर्सेज ने हमसे शेयर किया। सोर्सेज का कहना है कि रेलवे में ये रूटीन है, ये सारा अमला जो है इस तरह से लेके जाते हैं, बहुत सारे सामान उठा के लेके जाते हैं लोग। अक्सर और बेशतर कराची में ख़ास तौर पे जो है ना लोग आके जो बिजनेसमैन है अपना सर कूटते हैं कि भाई क्या जुल्म है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि भाई कोई एक चोरी हो तो बात ठीक है। आप बताते हैं कि कोयले की पूरी बोगी की बोगी गायब, हाँ, और लाहौर से आने वाला बर्तन के कार्टन गायब, और तोते वाला कह रहा है कि मेरे भाई अच्छे तोते थे, इम्पोर्टेड तोते थे, वो पूरे तोते का जो कार्टन है वो भी गायब हो गया, पिंजरा पूरा गायब कर दिया गया, 2 पिंजरे मिले। चाहे वो बर्तन हो, तोते हो, कोयला हो, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। सोर्सेस कह रहे हैं कि ये कोई पहली बात नहीं, ये 2-4 सालों से इस तरह से रूटीन है। अब शायद इन कुछ लोगों ने, कारोबारी लोगों ने हिम्मत करके जो है वो शिकवा करनी शुरू कर दी, दरख्वास्तें देनी शुरू कर दी। मुझे तो सोर्स ये भी कह रहा है कि जो IG पुलिस है रेलवे का, उस पर इतना प्रेशर पड़ा FIR दर्ज कराने के बाद कि वो बेचारा खामोश हो गया। वो कह रहा है यार मैं कहाँ आके फंसा हूँ, अब चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई ना करूँ और मुझे ये कहा जाए कि रेलवे का निज़ाम जाम किया जाएगा। सारे जो स्टाफ हैं, खास तौर पे जो गार्ड्स हैं, जो इनके निगहबान हैं, वो उस पर हड़ताल पे चले जाएंगे। और पाकिस्तान में अगर रेलवे का निज़ाम जाम हो गया तो अब बहुत बड़ा बुरा हाल होगा। रेलवे का निज़ाम जो है उसे ही जाम कर देंगे, क्योंकि मुकदमात भी हुए, FIRs भी हुई, तो फिर तहकीकात कैसे की जाएंगी? कहाँ तक पहुँचेंगी ये तहकीकात और कहाँ पर रुक जाएंगी फिर? देखिए, ये मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत बड़ा लेसन है। अब जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, रेलवे के वफाक की वजीर और रेलवे के जितने जिम्मेदार और दीगर जो इदारों के लोग हैं जो गवर्नमेंट चलाते हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी को देखते हैं कि वो इससे सबक लें, इस मामले को हल्का ना ले। ये कि कारोबारी बंदों का मामला है। अगर इस तरह कारोबारी लोगों की चीज़ें गायब होती जाएंगी, बोगी के बोगी, कार्टन के कार्टन,
तो कौन ट्रस्ट करेगा? आप फिर नतीजे में ये होगा कि रेलवे पे अभी बहुत सारे लोग देखें ट्रेवलिंग भी नहीं करते हैं। आमतौर पे आप देखें कि जहाज़ों में, प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उनमें ट्रेवलिंग करते। अब सामान की अगर इस तरह चोरियां शुरू हो जाएं तो सामान का आमद-ओ-रफ्त तो खत्म हो जाएगा, तो रेलवे का खसारा जाके कहाँ होगा? मुझे ये बताएं। इस तरह तो रेलवे का जो माली खसारा है वो भी बढ़ता जाएगा मंसूर, क्योंकि अगर ताजर उसके ऊपर रिलाय करना छोड़ देंगे, सामान की तरसील वहां से नहीं होगी, तो फिर रेलवे भी तो माली खसारे में चला जाएगा। रेलवे को ये चीज दिखाई नहीं देती। हमारे जो सोर्सेस हैं जो रेलवे में मौजूद है वो कह रहे हैं कि रेलवे का इतना खसारा नहीं जितना बता रहे हैं। अफसरान जो है वो बड़े उस्ताद हैं, इतने उस्ताद है आपकी सोच है। मुझे एक सोर्स बता रहा था कि कराची से लेकर सखर तक मुझे ये बताएं कि रेलवे की जो पटड़ियां हैं कब उनकी मरम्मत हुई है, लेकिन कागजों में ये मरम्मत होती रहती है। अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि रेलवे के मुताबिक जो टीमें उनकी ऑडिट कर रही हैं वो सख्ती से इनकी ऑडिट करें कि वाकई काम हो रहा है, मरम्मत हो रही नहीं। आपने अगर देखा होगा, अगर आप नेट से उठा के देखें तो हाईएस्ट जो हादसात हैं वो कराची से सखर तक है या कराची से रोड़ी तक है। इसका मतलब है ये जो सेक्शन है कराची से रोड़ी तक या रोड़ी से खानेवाल तक, ये बदतरीन सेक्शन है। इस पे चोरियां भी हो रही हैं, इस पे मरम्मत भी ज्यादा दिखाया जा रहा है, लेकिन इस पे कोई पुरसान हाल नहीं। आज तक आपने सुना है कि कितने हादसे हुए, कितनी जिंदगी जो है लोगों की बेवक्त मारी गई है। किसी को सजा आई है, कोई जिम्मेवार हुए? आप मुझे बता सकती हैं? मैंने तो बहुत सर्च किया, मुझे कहीं से नजर नहीं आया कि बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी तो कोई लेने को तैयार ही नहीं होता, मजदूर हो गए हो और किसी को सजा हुई हो। देखिए शेख रशीद साहब जब रेलवे के वजीर थे उन्होंने ऐलानात बहुत किए थे, शायद उनको भी ठंडा किया गया था। इसीलिए ख्वाजा सैयद रफीक साहब भी आए थे, उन्होंने भी किया था, वो कराची में भी आए थे। लेकिन आज तक इंक्वायरी कोई मुझे नजर नहीं आई है जिसमें ये बताया गया हो कि इस सेक्शन के डीएस को, इस सेक्शन के इंजीनियर्स को, चीफ इंजीनियर्स को और जितने भी रिलेटेड अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। चोरी होने वाले गार्डों के खिलाफ, क्योंकि गार्ड जिम्मेवार होता है, जो डब्बे आते हैं सामान के, तरसील होता है जिसपे महर लगी होती है, सील का महर होता है, वो कैसे टूटता है, वो कैसे चोरी होता है। तो कितने गार्डों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितनों को सजाएं हुई है, भला उनकी जो है जबरी रिटायरमेंट का कोई एक मिसाल तो बताएं। मुझे कोई एक मिसाल भी नजर नहीं आ रही है। अच्छा मंसूर, ये बताएं कि वो अफराद जिनका सामान खो जाता है, शिकायत की जाती हैं, तो रेलवे इंतजामिया उसका अजाला कैसे करती है? क्या मैकेनिज्म है इस हवाले से रेलवे इंतजामिया का? देखिए उनको कहानियां बताई जा रही है। जैसे इसको गरीब को बताया गया जिसका ये कोयला चोरी हो गया, उसको कहा गया कि फटा टूट गया, वो कोयला पूरा बह गया। उन्होंने कहा कि मुझे दिखाएं तो सही कोयला जहां जाया हुआ है, पोर्ट कासिम से लेकर कोटली तक मुझे आप दिखाएं कहाँ कोयला गिरा है। या मुकम्मल अगर कोयला गिरता है तो साइडों से तो कोयला होता है, ना बोगी है ना कुछ। इसी तरह जिसका सामान चोरी होता है उनको कहते हैं हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको सामान मिल जाएगा, इंशाल्लाह करके उनको टालते रहते हैं। अफराद को अब तक सामान वापस मिल चुका है मंसूर? वो रोजाना आके, मुझे अभी तक कोई इस तरह का इल्म नहीं है कि कितनों को सामान मिला है। हो सकता है कि छोटा मोटा कोई सामान हो उसको मिला हो, लेकिन जो बड़ी चोरियां जो मंजर पे आ रही हैं, जिस पे FIR हुई, उस पर मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि उनको इंक्वायरी करने वालों को इंक्वायरी करने ही नहीं दिया जा रहा है। उन पे इतना प्रेशर आ रहा है कि भाई आप इंक्वायरी करेंगे, बात खुलेगी तो ये यूनियन जो है वो चली जाएगी हड़ताल पे, स्ट्राइक पे, पूरा पाकिस्तान का जो रेलवे का निज़ाम जैम हो जाएगा। तो कहाँ से चोरियां आएंगी मुझे बताएं आप। तो मंसूर, क्या रेलवे इंतजामिया इतनी बेखौफ है कि इतनी बड़ी बड़ी चोरियां हो जाती हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता कि वो चोरी कहाँ हुई, किसने की, कैसे की? देखिए उसकी वजह है ना, जब आप समझ रहे हैं कि लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, आप रिपेयर मरम्मत दिखा रहे हैं, होता नहीं है, एक्सीडेंट होते हैं, पटड़ी से गाड़ियां डिटेक्ट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, आपको सजा नहीं आ रही है। चोरी तो छोटी बात है, इंसान की जानें ज़ाया खा जाते हैं ये लोग, कुछ नहीं हो रहा। कुछ हुआ होता तो शायद ये चोरियां भी ना होती। तो अब यही मैं कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म को वो जितने भी जिम्मेदारान हैं उस मामले को, इस चोरियों को मामले के लेकर मरम्मत रिपेयर के तमाम चीज़ों को सीरियस नोट लेना चाहिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहें कि वो इसका कोई स्पेशल ऑडिट कराए कि जो जितना भी मरम्मत पे दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे सोर्स कह रहे हैं कि मरम्मत के पैसे लगते नहीं है, अफसरान के और उनके जो लोग हैं संभालने वाले हवारी उनके जेबों में जाते हैं। तो इस वजह से ज्यादा से ज्यादा आप देखें ना, आपको ज्यादा से ज्यादा हादसे भी यहाँ से मिलेंगे कराची से रोड़ी तक। ठीक, तो कौन पूछने वाला है कि
यहाँ पर जितने जिम्मेवार बैठे हैं दोनों साइडों से, एक डीएस कराची में बैठ रहा है, एक सखर में बैठ रहा है, किसी को आज तक सजा हुई है? किसी के खिलाफ कोई पर्चा हुआ है तो हमें बताया जाए, हमें तो कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मंसूर, फिर इन चोरियों को रोका कैसे जाएगा? रेलवे इंतजामिया इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, क्या कहती है वो इस हवाले से? देखिए, रेलवे वाले कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो हैं जिम्मेदारान, उन्होंने रेलवे की अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अब ये तो गवर्नमेंट बताए ना, जो अथॉरिटीज इन पे चेक करती हैं वो बताएं कि भाई इस तरह का सिलसिला कब तक चलेगा, आखिर इसको ब्रेक कब लगेगा। रेलवे के तो आपने ब्रेक लगा के रेलवे का हशर बुरा कर दिया। अब जो लोग हैं उनके सामान के जो तहसील के आप मुआफिज हैं, आप लेके आते हैं, उनसे चार्जेस लेते हैं, उसका सामान आप रास्ते में गायब कर देंगे और कहेंगे चोरी हो गया। ये तो कोई जवाब नहीं है ना, आप उनको भर के दें। अगर आप समझ रहे हैं कि आप भर नहीं पा रहे तो कोई इंश्योरेंस का इस तरह का कोई मैकेनिज्म लेके आए ताकि जिसका सामान गायब हो जाए या ज़ाया हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भर के दे, वो भी नहीं है। ठीक, इस हवाले से रेलवे इंतजामिया कोई भी जवाब देने से हमें कासिर दिख रही है, और कोशिश हमारी यही होती है कि ऐसे तमाम जो है मसाइल उनको हाईलाइट किया जाए ताकि हुकाम बाला उस तरफ अपनी नजरें करम करें, उस मसाइल को हल किया जाए। अगर ये मसला हल ना किया गया तो देखा जाए तो माली खसारे का भी शिकार होगा रेलवे का जो इदारा है, और बहुत से दीगर मसाइल जो हैं वो भी सामने आएंगे। नाज़रीन, खबर यह है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के अफसरान की नाअहली और सुस्ती और काहली मुल्क की जग हसाई का बायस बनने लगी है। अब रवां बरस मार्च में सऊदी अरब से 92 नर्सों को वतन वापस भिजवाए जाने के मामले पर वजीर आजम का नोटिस भी किसी काम नहीं आया है। मामले पर तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने 6 मई को वजीर आजम को रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के 2 अफसरान मुलव्विस करार पाए गए थे और उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया था। 92 नर्सेज के केसेस में संगीन कोताहियों के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में शिकायत का मौसूल होना कई इदारों की वर्किंग पर सवाल उठा रहा है। असल खबर क्या है, पूछते हैं अपने नुमाइंदा खुसूसी जावेद से। जी जावेद, बताइएगा अंदर की खबर के हवाले से। जी देखें, ये एक बहुत एक कॉमन सा एक इशू है। आमतौर पे हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो इस मसले से दो चार दिखाई देता है। इस मामले को अगर इसकी छानबीन की जाए तो हम देखते हैं कि जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के नाम पे यहाँ पर लोगों के साथ लूट मार की जा रही है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है। उसमें से ये जो एक स्टोरी है वो एक ज़ीरे के बराबर है कि ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर एक स्टोरी है। और अगर आप इसकी हैयत को देखें और इसका इम्पैक्ट देखें तो अरबों रुपए लोग इस धंधे से या इस कारोबार से कमा रहे हैं। आपको पहले तो बताएं कि ये जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो हैं वो एक प्राइवेट एंटिटी होती है या कंपनीज होती हैं जो कि आपके ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती हैं और उसे ओवरसी करने के लिए वजारत समंदर पार पाकिस्तानी उसकी निगरानी कर रही होती है। इसमें जो केस आज हम लेकर आए हैं वो एक केस स्टडी के तौर पर है जो कि मार्च में उन 92 नर्सिस से मुतालिक है जिनका कैरियर जो है वो दाव पे लगाया गया और वो डिपोर्ट हुई और पाकिस्तान वापस आई। मुल्क की जगहसाई हुई, ना सिर्फ मुल्क की जगहसाई हुई बल्कि जो 92 नर्सिस थी उनका कैरियर भी दाव पर लग गया। और इस किस्म के केसेस में हम देखते हैं कि जब आप ट्रांसपेरेंट होके साफ शफाफ होके भी निकले इस केस से कि आप पे कोई धब्बा नहीं है लेकिन फिर भी इदारे उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करे रखते हैं। तो इसमें आपको बताएं कि 6 मई को ये एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश की गई जो कि मार्च में ये वाक़या रूनमा हुआ था जिसमें 350 के करीब एक ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है सहू मैन पावर के नाम से जो कि रावलपिंडी बेस्ड कंपनी है। उन्होंने इन नर्सिस को जो है वो सऊदी अरब भिजवाया जिसमें 92 नर्सिस ऐसी जिनकी दस्तावेज़ात पर जब उनकी स्कैनिंग की गई सऊदी हुकाम की तरफ से तो ये चीज़ का इंकशाफ हुआ कि वो जाली दस्तावेज़ात हैं। जो तमाम अफसरान हैं जो ये हायरिंग कर रहे हैं कि वो ऑपरेटर्स इतने नाअहल हैं कि इतनी संगीन गलतियां कर रहे हैं कि हमारी जगहसाई का बायस बन रहे हैं वो लोग। जी बिल्कुल, ये नाहिली पूरे प्रमोटर्स के अलावा पूरे सिस्टम की नाहिली एक दिखाई दे रही है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेनली उसका एक किरदार है कि वो अपने ओवरसीज़, आपको बताएं कि ओवरसीज़ तो ऑलरेडी एक बड़ी कस्मा पुरसी के उनके हालात के जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ उनकी बनाते हैं
वो उनके केसेस पेंडिंग रहते हैं, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ से गए हुए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनका पुरसान हाल उस तरह से कोई है मौजूद नहीं है कि जहाँ पे जिस फोरम पे जाके वो अपने ग्रीवेंसेस रख सकें और फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। और दूसरी जानिब देखते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं वो बैरून ममालिक जिन लोग कंपनीज के साथ उनके एग्रीमेंट होते हैं उनको साथ में मिला के वीडियो लिंक के जरिए ये एक जेस्चर दिया जाता है कि शायद बहुत हाई प्रोफाइल किस्म के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं और फिर उस दबाव में वो एक कैंडिडेट आ जाता है जिसके बाद वो किसी कार्रवाई या कोई इस बारे में सोच ही नहीं सकता कि वो अपना पासपोर्ट वापस ले या अपने पैसे वापस लेने की डिमांड करे। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ खामोशी की वजह से वो केसेस रिपोर्ट नहीं हो सके और जो रिपोर्ट करते हैं उसमें बेशतर केसेस को सिस्टम का या जो फ्लॉज हैं उसमें कहीं पेंडिंग में चले जाते हैं और कुछ केसेस जो कि FIA को रेफ़र हुए जिन पे तहकीकात हुई उन पर हम देखते हैं कि अमल दरामद भी होता है, उस पर कार्रवाई भी होती है। वो केसेस जो हैं वो इस तरह से रिपोर्ट नहीं होते। लेकिन ये क्योंकि आम आदमी का मसला है, इन हालात में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से इस वक्त मुलाजमत की तलाश में बैरून मुल्क जा रही है। आप इन प्रमोटर्स के दफातर के बाहर अगर आप देखें तो सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद ही नौजवान वहाँ पर लंबी कतारों में होते हैं जिन्होंने फिजिकली टेस्ट देना होता है, लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है। वो तमाम तर टेस्ट देने के लिए हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है। एक इतना लंबा प्रोसेस होता है, एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है जावेद, जिससे गुजर के नौजवान जाते हैं, डिग्रियां असल होती हैं जाली, जबकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स असल होते हैं, लेकिन जब आगे उनको भेजा जाता है तो जाली डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाते हैं। तो उन बेचारों का मुस्तकबिल तो बहुत खतरे में पड़ जाता है इस तरह से। डेफिनेटली इसमें नॉन सीरियसनेस है कि आप देखें कि प्रमोटर जो है वो 92 ऐसी बच्चियां जो कि अपने कैरियर के लिए यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद वहाँ पर गई और वहाँ जाके वो रोज़गार की तलाश में पहुँची और उन पर एक एलिगेशन ये अचानक से आ गया कि उनके डॉक्यूमेंट्स जाली हैं। तो वो अपने ज़मीर का भी एक इंसान जवाबदेह बन जाता है। और दूसरा ये कि जब डिपोर्ट किया गया तो उसके बाद जब हाईलाइट हुई ये चीज़ें, पूरा केस हाईलाइट हुआ, एक जग हंसाई हुई उन नर्सिस से भी, जाहिर बात है कि जब वो वापस आई होंगी उनसे भी कहीं ना कहीं सवाल जवाब हुए होगा, सवाल किया गया लेकिन उसमें जो एक मुल्क का इमेज है, बैरून मुल्क जी मुल्क का एक इमेज है, वो भी आप देखें कि किस तरीके से फिर डैमेज होता है। और ये सारे का सारा मसला नॉन सीरियसनेस की वजह से है। लेकिन अभी आपको बताएं कि जो एक हाई पावर्ड कमेटी वज़ीर-ए-आज़म ने तश्कील दी और उन्होंने जो सिफारिशात दी हैं, अगर उन सिफारिशात पर अमल दरामद कर लिया जाए तो यकीनन इस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। आप जिस तरह की एक सिफारिश आई है कि इस तमाम तर प्रोसेस को एक एप्लीकेशन के जरिए डिजिटलाइज किया जाना चाहिए और अगर इसको इस प्रोसेस के तहत कर दिया जाए तो ये मिडल मैन या जो प्रमोटर्स के अंदर जो मौजूद काली भेड़ें हैं उनसे निजात हासिल हो सकेगी। दूसरी बात इसमें जो बताई गई है कि जो डाटा इकट्ठा हो रहा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसको शफाफ बनाने के लिए एक मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए जिसमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और जो प्रमोटर्स हैं उनका जो राब्ता है उसको मज़ीद मॉनिटर करने के लिए एक मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए, जिसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी वजारत को ये हिदायत सिफारिश की जा रही है कि वो मॉनिटरिंग करे, जिसके लिए वो जो डाटा है उसमें जो प्रमोटर है वो तमाम तर डाटा का एक बयान हल्फी जो है वो जमा करवाएगा कि उसने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद अपलोड किए हैं ताकि इस तरह की गलतियां दोबारा से ना हो सके। बिल्कुल जावेद, आपने अभी हमें बताया कि 5000 से ज्यादा शिकायत हैं जो मौसूल हुई हैं, कितनी पे जो है वो कार्रवाई की गई है? देखें इस वक्त आपको बताएं कि इसमें जो शिकायत हैं उसमें बेशतर शिकायत का अजाला हुआ, लेकिन जो आपको बताएं कि जो FIA को रेफ़र हुई हैं और उसमें तकरीबन 787 ऐसी केसेस हैं जो कि FIA को भिजवाए गए हैं और उसकी जो कंप्लाइंस रिपोर्ट जो कि हमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की तरफ से जो डाटा फ्राहम किया गया है उसमें पता चला है कि 786 केसेस जो हैं उनकी कंप्लाइंस कर दी गई है और एक केस इस वक्त पेंडिंग है और FIA की तरफ से ये तमाम तरह डाटा जो है वो बताया गया। दूसरा जो 5000 से ज़्यादा अभी शिकायत हैं जिस पर अभी काम किया जा रहा है, बेशतर शिकायत पेंडिंग हैं, महकमों को भिजवाई हुई हैं और वो महकमा जब उनकी रिपोर्ट करेगा, कंप्लाइंस करेगा, उस पर अमल दरामद होगा, उसके बाद फिर उसका अजाला किया जाएगा। अच्छा जावेद, कुछ अर्सा कबल जो है FIA की जानिब से कार्रवाई की गई थी जिसमें बहुत से जाली पासपोर्ट और जाली ID कार्ड के हामिल अफराद को गिरफ्तार भी किया गया था। इस तमाम मामले में पासपोर्ट का इदारा और नादरा का इदारा जो है वो कितना जिम्मेदार है? जी देखें, वो जो जिस केस की तरफ आप रेफ़र कर रही हैं वो भी बाकायदा तौर पे हुकूमत पाकिस्तान ने उसको वज़ीर-ए-आज़म ने टेकअप किया था। उस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे और उस वक्त भी ये सूरत हाल पैदा हुई कि 12,000 ऐसे पासपोर्ट वहाँ पर जो कि जाली पासपोर्ट थे
वो अफ़गान नेशनल्स ने इस्तेमाल की और फिर वो वहाँ पर पहुँचे। उसका जो है वो वज़ारत ख़ारजा को बाकायदा तौर पर इतला दी गई और पहले फ़ेज़ में फ़ेज़ वाइज उसकी तहकीकात शुरू की गई, जिसमें ये इस बात का इंकिशाफ हुआ कि वो वाकई ही वो पासपोर्ट जो थे वो जाली बनाए गए, जिसमें नादरा का डाटा और नादरा का जो CNIC है वो जाली जो है वो बनाने के बाद ये अमल किया गया। तो इसमें आप देखें कि इसके अंदर भी जो कार्रवाई हुई उसमें लाहौर का एक शख्स था जो कि इस पूरे प्रोसेस में मुलविस था, उसको गिरफ्तार किया गया और जो सिस्टम में मौजूद सरकारी अफसरान थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और इस किस्म के जो कल्प्रिट्स हैं, जो काली भेड़े हैं, वो जो सरकारी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, वो वहीं से मदद के बगैर ये चीज़ें हो नहीं सकती और उनको पकड़ने के अलावा या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं कि उनको आप हाईलाइट करें और एलिमिनेट करने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाए। तो उस पर एक तहकीकात की जा रही थी, जामे तहकीकात, उसकी भी अभी तक इंतज़ार है कि वो तहकीकात कब मुकम्मल होती हैं और कितने ऐसे पासपोर्ट हैं जो कि मिसयूज़ हुए या जिनकी ये आला सतही तहकीकात का कभी कोई नतीजा क्यों नहीं निकला फिर? ये एक बिल्कुल क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर मौजूद है। इसमें भी एक बार फिर वही बात की जाए कि जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अगर नोटिस लिया, उसकी रिपोर्ट उनको पेश कर दी गई है, अब उस पर वो डायरेक्शंस देंगे। अब वो डायरेक्शंस जो हैं वो किस जो सिफारिशात हैं उस पर अमल दरामद के हवाले से आती हैं, मुताल्लिका इदारों को कार्रवाई करने के हवाले से आती हैं, तो उसमें विजिलेंस और उसकी मॉनिटरिंग और उन फैसलों की वो इंतहाई ज़रूरी है कि जिन अफसरान की ड्यूटी लगाई जाए। और वज़ीर आज़म जैसा कि शहबाज शरीफ ख़ुद भी इन चीज़ों को बड़ी मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो इस तरह से मॉनिटरिंग का जो मेकनिज़म है उसको सख्त करने की ज़रूरत है कि जो कंप्लाइंस है आपके फ़ैसलों की वो उस पर अमल दरामद जो ब्यूरोक्रेसी है या नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है या मुताल्लिका जो महकमे हैं उनसे अमल दरामद करवाना जो है वो हुकाम बाला का काम है। अब हुकाम बाला किस हद तक जो है वो चीज़ों को गिरफ्त में रख के और कंट्रोल करके इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करवाते हैं। इस हवाले से आपने इमिग्रेशन के किसी अफसर से रब्ता करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, वो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी देखिए, उनकी तरफ से यही कहा गया कि जो हमारा रब्ता हुआ कि कंप्लाइंस जो रिपोर्ट है वो जैसे जैसे शिकायत उनको मौसूल होती हैं उस पर फौरी कार्रवाई अमल करवाई जाती है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाता है और अगर कोई उसमें मुलविस पाया जाता है तो उन कंपनीज़ को सस्पेंड कर दिया जाता है। और हमने देखा कि उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसमें उनकी कंपनीज़ को सस्पेंड किया गया। अब चूँकि इस किस्म के छोटे मोटे जो केसेस इंडिविजुअल्स के होते हैं वो बड़े पैमाने पर रिपोर्ट नहीं हो पाते, लेकिन जहाँ पर इतनी बड़ी कोताहियाँ, जिसमें 92 नर्सेज का एक बहुत बड़ा केस है या इस किस्म के और बड़े केसेस सामने आ जाएं जिसमें आप जाली दस्तावेज़ात जो हैं वो अपलोड कर दें और इस बात का ख्याल ही ना रखा जाए, तो यकीनन फिर उसके अंदर फिर पकड़ भी उसी तरह से होनी चाहिए कि जो नेग्लिजेंस है उसे बिल्कुल कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो बस लाइसेंस मनसूख कर देने से या ब्लैक लिस्ट कर देने से इदारे अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो सकते हैं? जी, इस हवाले से जो इब्तदाई कार्रवाई है वो तो इसी तरह से होती है, लेकिन सुबकदोश अपने फ़राइज़ से तो नहीं हुआ जा सकता। जो कानून में, आइन में और कवायद और ज़वाबित जो तय कर दिए गए हैं उस पर अमल दरामद करवाना उस फ़र्द की ज़िम्मेदारी है जो उस पोस्ट पे, ओहदे पे बैठा हुआ है। उनका काम कंप्लाइंस करवाना है, कानून की अमलदारी जो है उसकी रिट कायम करना है। अगर वो उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो यकीनन फिर इस किस्म के फ्लॉज और इसमें जो लूप होल्स रह जाएंगे, तो उससे फिर इसी किस्म के जो काली भेड़ें हैं वो उसका फ़ायदा उठाती हैं। और हमने देखा कि जहाँ पर अभी देखें कि पैसों का लेन देन डायरेक्टली, कहीं पे आपका पैसों का लेन देन डायरेक्टली उसमें आ जाता है, उसको ट्रांसपेरेंट करना जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। और चूँकि अभी आपको बताएं कि जैसा कि मैंने बताया 2600 के करीब ऐसे प्रमोटर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये एक प्रमोटर का केस है। बाकियों की मॉनिटरिंग का जो क्या मैकेनिज़्म है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको चेक एंड बैलेंस कैसे किया जा रहा है, इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स अब यकीनी तौर पर मौजूद होंगे। बिल्कुल जावेद, समझ से बाहर है हम इतने बेहिस क्यों हो गए हैं, लोगों को इबरत का निशान क्यों नहीं बताया जाता, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल रखना हर शहरी का फ़र्ज़ है और हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। इस हवाले से सबको ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, एक और ख़बर के साथ हाजिर होंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर में बात कर लेते हैं अब हम खैबर पख्तूनख्वा के साबिक कबायली इलाकों की, जहां पुलिस एहलकार आए रोज एहतजाज पर निकले होते हैं।
इंजमाम के 5 साल बाद भी फाटा में पुलिस को मुनज़्ज़म नहीं बनाया जा सका। एहतजाज करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। आखिर एहतजाज करने की असल वजह क्या है और आए रोज ऐसा क्यों हो रहा है, जान लेते हैं इस खबर की असल हक ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश से। जी मुमताज, बताइएगा। जी फरजाना, ये असल में मामला ये है कि माजी में इंजमाम से पहले, कबायली इलाकों के इंजमाम से पहले जो इलाके थे, 7 कबायली एजेंसियाँ थीं जहाँ पे लेवीज़ और खसादार फोर्स हुआ करती थी। और ये वो फोर्स थी जो कबायली इलाकों की हिफाजत और वहाँ पे अमन अमान की बहाली के लिए काम करते थे। और ये एक मुनज़्ज़म फोर्स तो नहीं थी, लेकिन यूनिफॉर्म फोर्स ज़रूर थी। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस वक्त पॉलिटिकल इंतजामिया जिसको कहते थे, पॉलिटिकल एजेंट और असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट, ये उनके अंडर काम करते थे। और एक कमिश्नर होता था डिवीजन का, उसके बरह रास्त उसके अंडर आते थे। तो उस वक्त अमन अमान की पूरी जिम्मेदारी इनकी हुआ करती थी। बाद में जब 5 साल कबल इंजमाम हुआ तो इन खसादार और लेवीज फोर्स को बाकायदा तौर पर पुलिस का हिस्सा बना दिया गया और एक मुनज़्ज़म फोर्स के तौर पर इनको इन कबायली इलाकों में मुतारिफ करा दिया गया। उस वक्त कहा यह गया कि उनको बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी जो कैपेसिटी है वो जो आम बंदोबस्ती अजला की पुलिस है उसके मुताबिक बनाया जाएगा। वहाँ पे काफ़ी काम हुआ। विभाग की जानिब से भी फंड्स देने के वादे किए गए, सालाना 100 अरब रुपए देने के वादे किए गए और ये कहा गया कि जो कबायली इलाकों की पसमानदगी है उससे दूर किया जाएगा और वहाँ पे जो इदारे हैं उनके स्ट्रक्चर जो है उनको बेहतर बनाया जाएगा। अच्छा। और उसमें एक जो सर फहरिस्त इदारा था वो पुलिस का इदारा था। पुलिस का महकमा अब उधर मुकम्मल फ़ाल है, लेकिन यहाँ जो पुलिस फोर्स है इसमें ज़्यादातर ये खसादार और लेवीज फोर्स शामिल हैं। उनका जब इंजमाम हो रहा था तो उनके अपने मुतालबात थे और उनका ये कहना था कि बंदोबस्ती अजला की तरह उनको मराहत दी जाए, उनको पेंशन और दीगर मामलात में उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह बंदोबस्ती अजला की पुलिस को ट्रीट किया जाता है। लेकिन अब हाल ये है कि ये मुनज़्ज़म फोर्स जो यूनिफॉर्म में है ये सड़कों पर नजर आती है। कोई भी इनको जब मसला होता है तो बजाय इसके कि इसका जो हल है वो अपने हुकाम के साथ वो करके मतलब वो हल करवाएं, ये सड़कों पर नजर आते हैं। और तो और कि ये पुलिस फोर्स जो है ये इतनी ताकतवर है कि अपने ज़िले के जो DPOs हैं और जो SP इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके दफातर को भी ताले लगा लेते हैं। अच्छा। इस वक्त भी जो 7 में से 5 कबायली अजला हैं उसमें DPOs की दफातर को इस फोर्स ने ताले लगा दिए हैं। अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना तो उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है और ना उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है जिसके बाद इनके इन जो इकदामात हैं उसको रोका जा सके। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो IG पुलिस है उनकी जानिब से भी उनको मुज़ाकरात की दावत दी जाती है, बजाय इसके कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो या तो उनको मराहत दी जाए और या अगर उसमें कोई कानूनी हिच है तो उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन फोर्स है, यूनिफॉर्म में है, लोग इसको एक फोर्स के तौर पर मानते हैं। लेकिन जब ये सड़कों पर आते हैं तो लोगों का एतमाद भी उठ जाता है कि ये लोग तो खुद अपने मसाइल आप हल नहीं कर सकते, तो ये लोगों के मसाइल हल क्या करेंगे। लोगों के जहन में जो पुलिस का एक तासुर होता है कि वो यूनिफॉर्म में रह के लोग उनसे खौफ महसूस करेंगे और उनका एहतराम करेंगे, वो एहतराम खत्म हो जाता है। अब बंदोबस्ती अजला की पुलिस जो है वो जब इन इवन डीज और जो SHO लेवल के अफसरान हैं वो भी इस एहतजाज में शामिल होते हैं, बाकायदा तौर पे वो खिताब करते हैं, धरने होते हैं और धरनों में ये डिसिप्लिन फोर्स उसी तरह मौजूद रहती है जिस तरह से आम लोड शेडिंग या किसी और मसले के खिलाफ एहतजाज होता है, बेआईनी ही इसी तरह ये लोग भी एहतजाज करते हैं। अब इनको मसाइल ये हैं कि ये कहते हैं कि जब इनका इंतजाम किया गया तो बाकायदा तौर पे एक रेगुलर फोर्स की तरह इनसे वादा किया गया कि इनको वो ये हैसियत देंगे, लेकिन वो हैसियत उनको इसलिए नहीं मिल सकी कि बाज़ ऐसे इसमें पुलिस फोर्स के एहलकार भी शामिल हैं
कि जो 15-15 और 20-20 साल सर्विस कर चुके हैं लेकिन उनको पेंशन का हकदार नहीं ठहराया जा सका। उनको ये कहा गया कि 2020 के बाद जब आप पुलिस में, रेगुलर पुलिस में आप शामिल हुए तो उस वक्त से आपका जो पेंशन होगा वो गिना जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी उनकी वो ये है कि एक चंद एक जनरल मसाइल भी हैं कि जिस तरह लेवीज और खसदार फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन का किरदार अदा करते रहे, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो सातों कबायली अजला हैं वो बॉर्डर पे हैं, इसलिए वहाँ पे जो दहशतगर्दी की जो जंग थी वो ज़्यादा ज़ोरों पर थी और यही वो लोग थे जिन्होंने दहशतगर्दी के रोकथाम में फौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर न सिर्फ उसकी रोकथाम की बल्कि बड़े पैमाने पर कुर्बानी भी दी। रात के वक्त दहशतगर्द आते हैं, किसी थाने को, किसी पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाते हैं, उनके पास नाइट विजन इक्विपमेंट होती है जो इनके पास नहीं। जिन पुलिस वालों को ये इक्विपमेंट दी गई है, अगर उनका ये हाल है, उन्हें रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं कराए जाते, उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाती है और या वो फिर हड़ताल पे होते हैं या धरने में होते हैं, तो जाहिर है फिर वो कैसे उन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकते हैं जो इनकी निस्बत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये वो लेवीज और खसदार फोर्स है कि इंजमाम से पहले ये बंदूकें भी अपने घरों से लाकर जो कबायली अजला की अमन अमान और वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ होती थी वो खुद ही अपने तौर पे किया करते थे। अब हाल ये है कि अगर हम सिर्फ खैबर ज़िले की मिसाल ले लें तो वहाँ पे 4000 पुलिस एहलकार मौजूद हैं और तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि इन 4000 एहलकारों के पास सिर्फ 1800 बंदूकें हैं। तो अगर कोई हालात वहाँ पे ख़राब हो जाते हैं और इन 4000 एहलकारों की ज़रूरत पड़ती है तो जाहिर है वो फिर डंडों से 2200 एहलकार जो हैं वो फिर डंडों से तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये हुकूमत की सोचने की बात है कि नाइट विजन जो इक्विपमेंट है वो तो एक तरफ रखें, कम से कम उनको वो राइफल तो दें कि उससे वो अपनी हिफाजत तो कर सकें। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी बात ये कि इनके जो मसाइल हैं वो भी कुछ अजीब से हैं और इनके जो मुतालिबात हैं वो भी कुछ अजीब से हैं। वो कहते हैं कि उनसे जब इंजमाम हो रहा था और पुलिस फोर्स को, जो खसदार और लिवीज फोर्स है, इसको बाकायदा तौर पे रेगुलर किया जा रहा था और बाकायदा तौर पे उस पर कानूनसाजी भी हो चुकी है, तो उस वक्त उनसे ये वादा किया गया कि हर जिले में DPO और SP इन्वेस्टिगेशन के अलावा कोई अफसर, कोई जो प्रोविंशियल सर्विसेज का है या फेडरल सर्विसेज का है, वो अफसरान नहीं आएंगे, कोई SP ऑपरेशन वहां पे नहीं आएगा, बल्कि वो उनके अपने अफसरान प्रमोट होकर उसमें जाएंगे। अब DSP और SHOs और जितनी भी दूसरे रैंक के अफसरान हैं वो इस इंतजार में कि इनकी प्रमोशन हो। वहां पे DPOs और SP इन्वेस्टिगेशन तो मौजूद है, उनकी भी प्रमोशन हो और उनके भी जो है मुतालबात उन्हें भी आए। मुमताज, इस हवाले से हमने DSP मजहर खान सर्कल लंडी कोतल हमारे साथ, उनका भी मौक़िफ़ हमने जानने की कोशिश की है, वो हम अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मर्जर जब हो चुका था तो पुलिस के साथ एक कमेंटमेंट के तौर पर कबायलों में पुलिस नाफिज किया गया था, जो एक 22 पॉइंट के एजेंडे पे हुआ था। आज अगर देखा जाए तो 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक हमें कोई अगर बता दे कि एक मजलिस की तिली का डब्बा भी हमें नहीं दिया गया है। हमारे साथ तो वही सौतेली मजलिस से सलूक किया जा रहा है। मुमताज, DSP मजहर खान का मौक़िफ़ आपने सुना, उनका भी यही कहना है कि हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है और अब अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो आला सतह मुज़ाकरात होंगे जिसमें हमारी जो जायज़ मुतालबात हैं उन्हें सुना जाए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, उसकी इस हद तक तो बात सही है कि जो पुलिस के आला हुकाम से है उनके साथ इनकी बात होती है, उनकी बाकायदा तौर पे उनको दरखास्तें भी दी गई हैं, उनको रिक्वेस्ट भी की गई है, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। ये मसाइल जो हैं ये हुकूमत की सतह के हैं, लेकिन उस तरफ से ताहाल जो है कोई किसी किस्म की इनके साथ कोई वादा नहीं किया गया है और न ही इन मसाइल के हल के लिए कोई संजीदा कोशिश की गई है। नाज़रीन, इस हवाले से DSP मजहर खान का मौक़िफ़ तो आपने जाना। हमने वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम से भी इस हवाले से बात की है, उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही। मेरे ख़्याल में उनको जिस तरह के हमारे फॉर्मर सेटल के जो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस थे तो उस की तरह उनकी बराबरी के हिसाब से उनको भी डील किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से।
मुझे चूँकि हम बजट में बिजी हैं तो मुझे उनका पूरा इल्म नहीं है कि उनकी क्या रिजर्वेशंस हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो हम देख लेंगे और जो भी अगर उनका कोई जायज़ मुतालबा हुआ तो ज़रूर पूरा करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन, आपने दोनों का मौक़िफ़ जाना, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा है? आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।